आज हमारी फॉरेन टैक्सेशन की सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रॉयल्टी एफटीएस की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, कब हम उनको मानते हैं कि वो इनकम जो है डीम टू अक्रूव राइज इन इंडिया हो जाते हैं। सो आज हम उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू ऑल्सो कंक्लूड दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो आज की क्लास जो है वो हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रूव राइज इन इंडिया। अगर आपको याद हो तो यहाँ से 5th क्लॉज के नीचे से हमने पूरा पढ़ लिया था, बट शुरू के 4 क्लॉज मैंने आपको बोले थे कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम वही क्लॉज डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका क्लॉज है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया में। क्लॉज नंबर 1 जो है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन। मैं बोलती हूँ आज के लिए आप इस क्लॉज को भी छोड़ दो, इस क्लॉज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 3 क्लॉजेस जो है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। रिमेनिंग 3 क्लॉजेज में सबसे पहला क्लॉज है सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया। सपोज करो मिस्टर ए हैं जो कि यूएसए के सिटीजन हैं, उनको इन्फोसिस ने अपॉइंट किया कि आप इंडिया में आइए एंड फॉर द ईयर 22-23 आप इंडिया में अपनी सर्विसेज दीजिए। ऐसा हो गया। अब हुआ क्या, एग्रीमेंट तो ये बना कि आप 22-23 के लिए दीजिए, बट एक्चुअली में जब हमने देखा तो हमने पाया कि अगस्त से लेकर के अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर यही 3 महीने मिस्टर ए ने इंडिया में रह के काम किया है। बाकी के महीने जो हैं वो ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मिस्टर ए वॉज इन यूएसए इटसेल्फ, वो इंडिया नहीं आए हुए हैं। आपका लॉ यहाँ पे ये बोलता है कि इट डजंट मैटर, जब भी आप सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, अगर आप आउटसाइड इंडिया भी हैं बट आप काम किसके लिए कर रहे हैं, काम आप इन्फोसिस इंडिया के लिए कर रहे हैं, उस टाइम पे आप कहाँ पे हैं ये मैटर नहीं करता। आप इन्फोसिस इंडिया के लिए अगर काम आपने किया है इन 22-23 में, डजेंट मैटर कि आप इंडिया आके किए हों या बाहर से किए हों, दैट डजेंट मैटर। तो आपका ये जो सैलरी इनकम है दैट विल बी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया और वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया। इस क्लॉज को पढ़ के जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे पहला कन्फ्यूज़न यही आया था वेदर दिस इंक्लूड्स जो हमारे जो गवर्नमेंट जो एम्बेसी में जो लोग होते हैं, क्या उनके बारे में ये क्लॉज आपको बात कर रहा है? नहीं है, उनके बारे में क्लॉज बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। उनके लिए हमारा अलग से प्रोविज़न है। यहाँ पे मैंने कहा कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट होना था उस टाइम पे आपको याद हो कि सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन हुआ था जीएसटी का, सबसे पहला आया ही इंट्रोड्यूस हुआ था बाय फ्रांस। तो जब इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट कराना था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को फ्रांस में भेजा सो दैट वो ये समझ सके कि क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं जब हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए जब ट्रेनिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अपने ब्यूरोक्रेट्स को फ्रांस भेजा, उस सर्विस के लिए जो सैलरी मिल रही होगी दैट मस्ट बी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उस टाइप के सर्विसेज इंक्लूड है कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया अपॉइंट करती है और उसके लिए जो आपको पे करती है दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द डिफिनेशन ऑफ इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया और आपका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो कि आउटसाइड इंडिया कोई डिविडेंड पे कर रही है, मिस्टर ए मतलब मान लो कि इनको हमने यूएसए का सिटीजन माना है, तो मिस्टर ए जो कि यूएसए सिटीजन है उन्होंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है। अब हम केस को बदल देते हैं, उन्होंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट के बदले जो उन्हें डिविडेंड मिल रही होगी दैट विल बी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया और उस पर टैक्स लग जाएगा। अब क्या टैक्स लगेगा ये हम बाद में देखेंगे। सो आई होप कि सेक्शन 9 आपको समझ में आ गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस कनेक्शन क्लॉज जो पहला क्लॉज है, आपको बाकी के क्लॉज समझ में आ गए होंगे। ये 3 क्लॉज मैंने आज डिस्कस कर लिया और बाकी के क्लॉज में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप पीछे की क्लास को रेफ़र कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 115A पे। इस 115A में हम ये वाली चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 44DA का, जिसमें एक्सप्लेनेशन आया था कि समटाइम्स 115A में टैक्सेबल होता है बट कभी कभी वो 44DA में चला जाता है। अब 115A में ही मैं आपको आगे ले जाने वाली हूँ टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कि अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होगी। टैक्स ऑन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन कंपनी। प्रोविज़न यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आप एक एनआर हैं या फिर अगर आप एक फॉरेन कंपनी है
और where the total income of a foreign company or a non-corporate non-resident include any income by way of, और आपके टोटल इनकम में अगर इनमें से कोई भी एक इनकम आती है तो उस पर जो टैक्स रेट होगा उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। पहला है डिविडेंड, जो मैंने आपको ऊपर बोला कि आपने इन्फोसिस में मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया था, अब मिस्टर ए को डिविडेंड मिल रहा होगा, जो डिविडेंड मिलेगा उसका रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा 20%। दूसरा हमारा बोलता है सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न ऑन मनी बोरोड और डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न इन फॉरेन करेंसी अदर देन 3-4 मेंशन बिलो। इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी हम नहीं डिस्कस करते हैं। सिर्फ हम इतनी बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है किसको मिल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो फॉरेन करेंसी में हुई है। मान लो इंडियन कंसर्न है, कोई इंडियन कंपनी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसने आउटसाइड इंडिया अगर कोई लोन लिया और वो लोन किस में लिया, फॉरेन करेंसी में वो लोन लिया, तो फिर जो जिससे हमने मान लो हमने किसी रेसिडेंट से लोन लिया होगा, किसी पर्सन से लोन लिया होगा इंडिविजुअल से, या फिर हमने किसी कंसर्न से किसी एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी से लोन लिया होगा, तो हमने जिससे भी लोन लिया हो, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है या इंडियन कंपनी किसी इंडियन कंसर्न ने लोन लिया है, उसके बदले उसे जो इंटरेस्ट पे होगा दैट इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। अब यहाँ पे आपके पास आता है 3, 4 एंड 5। मैं आपको बोलती हूँ ये 3, 4, 5 जो है ये आपका है 194 LB, LC एंड LD। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक लाइन बोलने वाली हूँ कि अगर आप एक NR या फॉरेन कंपनी हैं और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है अंडर सेक्शन 194 LB, LC या LD वाली, तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा दैट वुड बी 5%। ये 5% होगा। इसके ज़्यादा मैं यहाँ पे और कुछ नहीं डिस्कस करने वाले हूँ, वो हम नीचे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में जहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये 4% का क्लॉज भी हम डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये 5% और एक केस ऐसा होगा जहाँ पे आपको 4% लगेगा। अदरवाइज LB, LC, LD में अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो टैक्स रेट वुड बी 5%। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट है हमारा 194 LBA सबसेक्शन 2। नेक्स्ट है हमारा 194 LBA 2। देखो होता क्या है, यहाँ पे आपकी होती है SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड यहाँ पे आपका होता है रीट या इनविट, जो भी आप बोलो। ओके, यहाँ पे हुआ आपका NR। अब इस रीट या इनविट ने सपोज करो NR ने भी अपना कुछ 100 यूनिट्स जो है वो लेके रखा हुआ है। इस SPV को कुछ इनकम अराइज हुआ होगा, सपोज करो सिंपल फिगर लेंगे हम ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 100 लाख का इनकम हुआ और 100 यूनिट ना मान के हम मानते हैं कि इसने 20% इसका जो भी यूनिट है, जो भी मान लो 1 लाख यूनिट है तो 1 लाख यूनिट का इसने 20% जो है ले रखा है, परचेज किया हुआ है। तो यहाँ पे SPV को सपोज करो कि 100 लाख का इनकम हुआ। ये 100 लाख का इनकम रीट इनविट के पास आएगा, डो नॉट गो ऑन कैलकुलेशन। अब ये 100 लाख जो इनकम आया, ये A, B, C, D जितने भी इसके यूनिट होल्डर हैं, जिस परसेंटेज में होल्ड किए हुए हैं उन लोगों को वैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करो कि NR जो मिस्टर A हैं उनको 20 लाख आया क्योंकि इन्होंने 20% होल्ड किया हुआ था। अब यहाँ पे बोलता क्या है कि इनको जो NR को इंटरेस्ट इनकम of a business trust from SPV distributed by business trust to its non-resident unit holder। जो रीट इनविट जो ये बिजनेस ट्रस्ट जो है, इसने ये जो अपने NR को नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर को जो 20 लाख रुपीज़ दिया, उस पर जो टैक्स रेट होगा दैट वुड बी 5%। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये जो आगे का पॉइंट है ना 115BA डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, डिविडेंड इनकम ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम का पढ़ना है कि सपोज करिए पूरा 100 का 100 लाख जो है वो अगर इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट याद हो रीट इनविट का तो यहाँ पे काफ़ी सारा इनकम होता है। इस 100 में हो सकता है कि 20 लाख जो है वो रेंट हो, 10 लाख जो है वो इंटरेस्ट हो, कुछ अमाउंट डिविडेंड हो, बट हमने यहाँ पे सिंपल से कैलकुलेशन के लिए ये मान लिया कि पूरा का पूरा 100 लाख जो है वो इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट आया रीट इनविट के पास। रीट इनविट ने इस 100 लाख में से 20 लाख दिया मिस्टर ए को, और मिस्टर ए को जो इंटरेस्ट पोर्शन मिल रहा है बिजनेस ट्रस्ट से, उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी 5% पे।
और ये आप 10% वाला पार्ट भूल जाओ। नेक्स्ट 7th पॉइंट पे आते हैं, इनकम रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप यूनिट परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स की जो कि स्पेसिफाइड है 1023D में, तो उस पर जो अगर आपको जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है दैट वुड बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगी। जब LB LC LD हम पूरा पढ़ रहे होंगे ना तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट सेक्शन 1158 टैक्स ऑन डिविडेंड एंड इनकम रिसीव ऑन यूनिट्स इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी एंड NR where a total income of a foreign company and NR includes any income by way of distributed income in the nature of dividend from SPV received from business trust where such SPV exercise option to be taxed as per 115BAA। ये ऊपर वाला ही पॉइंट है जो मैंने आपको बोला था कि लेटर ऑन हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। BAA में होता क्या है, इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज़ को एक ऑप्शन होता है कि या तो आप नॉर्मल टैक्स रेट अपना लो 30%, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप 22% टैक्स रेट अपनाओ और आपके ऊपर 10% का सरचार्ज एंड 4% सेस लगेगा। आपकी इनकम जितनी भी हो डजंट मैटर, आपको ये 22% का आपके पास ऑप्शन होता है अपनाने का। अगर आपने उसे ऑप्ट कर लिया तो फिर सर्टेन एग्जेम्पशंस जो आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। मैंने कहा ये जो SPV है ना, ये कंपनी जो है, SPV तो नाम है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये एक पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, ये एक LLP हो सकती है, बट सपोज करो ये कंपनी है तो इस कंपनी ने क्या किया, ये वाला ऑप्ट कर लिया है ऑप्शन टू बी। अब ये ऑप्ट कर लिया है तो होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन द नेचर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम SPV रिसीव फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट वेयर सच SPV एक्सरसाइज ऑप्शन टू बी टैक्स्ड एज पर 115BAA। आओ यहाँ पे देखते हैं, ये NR आपका यूनिट होल्डर होता है, ये रीट हो गया और ये SPV हो गया। इसने कहा कि मैं 115BAA में ऑप्ट कर लेता हूँ, एग्रीड। अब जब इसने ऑप्ट कर लिया, इसने टैक्स दिया होगा किस पे, 22% पे। इसकी इनकम थी 100 लाख, ये 100 लाख आई यहाँ पे, इसमें 20% NR ने होल्ड किया था, 20 लाख आ गया। यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि अगर इसने ये ऑप्ट कर लिया है ना तो फिर ये जो डिविडेंड मिला यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ का, मैं मान रही हूँ कि पूरा का पूरा 100 लाख डिविडेंड इनकम है, तो ये जो 20 लाख रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिल रहा है NR को, दैट वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। एनी अदर डिविडेंड इनकम, पिछले वाले में जो 10% की बात थी वहाँ पे आपको इंटरेस्ट की बात हो रही थी, बट जैसे ही वो इंटरेस्ट इनकम ना हो के डिविडेंड इनकम होगा तो आपका टैक्स रेट जो है वो 20% हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी अदर डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स वेदर परचेज इन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। आप एक NR है या फॉरेन कंपनी है, अगर आपने इंडियन कंपनी के शेयर जो है परचेज़ किए हैं डोमेस्टिक कंपनी के, चाहे आपने INR में परचेज़ किया हो या आपने फॉरेन करेंसी में परचेज़ किया हो, और अगर आपको उस पर डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड टैक्सेबल अंडर एट द रेट 20%। इनकम रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट परचेज इन FC ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D। आप एक NR या फॉरेन कंपनी है और अगर आपने कोई यूनिट परचेज़ किया है फॉरेन करेंसी में म्यूचुअल फंड्स के, तो जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है दैट वुड ऑल्सो बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। अब हम की नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। की नोट्स आपका पहला रेट की नोट्स है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, कि ये जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है ना, ये आपको सिर्फ जो ऊपर इनकम मेंशन की गई है जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड उसी पे अप्लाई होगी। बाकी रिमेनिंग जो आपका इनकम है दैट वुड बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, जो भी नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होगा। सेकंड पॉइंट है नो डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 28 to 44C, मतलब बिजनेस PGBP का कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 47 अदर इनकम का भी कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट एक्सपेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट इज़ नॉट अलाउड। अगर आपको नॉर्मल प्रोविज़न याद है तो यूनिट जब हम परचेज़ करते हैं और उस पर डिविडेंड इनकम, मान लो हमने यूनिट परचेज़ किया, हमें 20 लाख रुपए का डिविडेंड इनकम मिला, तो हम जो है इसका 20% हमें अलाउ होता है कि ये 20% जो है हम एज एन एक्सपेंस, मान लो हमने लोन लिया था और तब हमने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट परचेज़ की थी, तो लोन में हमारा जो इंटरेस्ट गया वो गया हमारा 5 लाख रुपीज़। बट अगर हम चाहें तो हम मैक्सिमम 4 लाख रुपीज़ तक हम इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि 20 लाख में से 4 लाख कम हो गया, एंड देन दिस 16 लाख ये जो है आपका नेट इनकम टैक्सेबल होगा। दिस इज ए नॉर्मल प्रोविज़न।
ये था आपका नॉर्मल प्रोविज़न, बट मैं आपको स्पेशली यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ कि ये जो आपको 20% अलाउ हो जाता था ना डिविडेंड इनकम पे, आपने जो इंटरेस्ट पे किया है अगर आपने लोन लिया है तो वो अब आपको वो चीज़ सेक्शन 57 में वो चीज़ आपको अलाउ नहीं होगी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज नॉट अलाउड फ्रॉम अबव इनकम इफ देयर इज एनी अदर इनकम देन चैप्टर 6 से डिडक्शन अलाउड। सपोज करो कि पीजीबीपी इनकम भी है तो उससे हमें चैप्टर 6 का डिडक्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो हमने ऊपर डिस्कस किया डिविडेंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा फ्रॉम दैट इनकम आपको चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा। फाइनेंस एक्ट 2019 हैज़ अमेंडेड Finance Act 2019 has amended Section 80LA to provide that unit of foreign company or NR located in IFSC shall be eligible 100% deduction of profit of unit located in IFSC for 10 assessment year out of block of 15 year. Therefore, though Chapter 6 से deduction is not allowed, but 80LA deduction is allowed. देखो पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी एक जी तोड़ मेहनत कर रही है कि आईएफएससी का कंसेप्ट जो है वो चल जाए और आईएफएससी एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन जाए। बट ठीक है, कोशिश जारी है। उसी में ये एक प्रोविज़न लेकर के आए। वैसे तो बहुत सारे प्रोविज़न हैं आईएफएससी से रिलेटेड, बट यहाँ पे आपको एक आईएफएससी से रिलेटेड ये प्रोविज़न है कि चैप्टर 6 से डिडक्शन जो है ऊपर वाली इनकम से मिलता नहीं है। एलबी, एलसी, एलडी की आपको इंटरेस्ट हो गया या इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी है वो मिलता नहीं है। बट एटीएलए अगर आप एक यूनिट है जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है, ठीक, और अगर आप एक यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड हैं और अगर आपको ऊपर वाली इनकम है, देन आपकी जो इनकम पे हम 100% डिडक्शन जो है अलाउ कर देंगे अंडर सेक्शन 80LA फॉर 10 असेसमेंट ईयर आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 15 ईयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। फोर्थ पॉइंट है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द एसएससी टू फर्निश ROI अंडर सेक्शन 139(1) फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कुछ केसेस में एग्जेम्पशन दी हुई है कि अगर आपके ये केसेस हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। पहला है कि टोटल इनकम जो है उसमें 115A वाली ही सिर्फ इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इसके साथ साथ एंड लिखा हुआ है, आपका जो टोटल इनकम कंस्टिट्यूट करता है दैट इज़ ओनली इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115A एंड उन सारे इनकम पे TDS जो है डिडक्ट हो गया है एट सच इनकम टैक्स रेट नॉट लेस देन रेट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम अंडर सेक्शन 115A। सपोज करो कि कोई इनकम है जो कि 20% पे टैक्सेबल है तो इस पर जो TDS डिडक्ट होना चाहिए वो भी 20% पे ही होना चाहिए। तो फिर आपको डिविडेंड इनकम है, अगर ये 20% पे टैक्सेबल है तो TDS भी 20% पे डिडक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की। अगला प्रोविज़न है हमारा प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 6 दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आर एप्लीकेबल। 6A एप्लीकेबल नहीं है, आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, बट लॉस का कैरी फॉरवर्ड या फिर उसका सेटअप वो एप्लीकेबल है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। बट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इज डेल्ट बाय सेक्शन 32। चैप्टर 6 से वो डील नहीं किया जाता है तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कोई कैरी फॉरवर्ड या सेटअप का कंसेप्ट अराइज नहीं होगा। 195 है TDS ऑन डिविडेंड। 195 वैसे तो बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ पे NR का मेजरली NR के ऊपर क्या TDS रेट होगा वही डिस्कस किया गया है, बट 195 में ये बोला गया है कि जो डिविडेंड पे TDS रेट होगा वो 20% होगा। अब जो मैं इतने देर से बोल रही हूँ कि 194 LB LC LD उसको डिस्कस करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 194 LB इनकम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नो कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी। होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास डेट फंड होते हैं, ठीक। अब ये डेट फंड क्या करते हैं कि ये फॉरेन से नो कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी, इन्होंने कुछ NR को इकट्ठा किया या फिर कोई फॉरेन कंपनी को लिया और रिक्वेस्ट किया कि आप हमें लोन दीजिए। इनको सपोज करो सिंपल एग्जांपल 40 लाख का लोन चाहिए था, इनको ये लोन मिल गया। अब ये डेट फंड क्या करेंगी, आगे जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको ये फंड प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ये फंड प्रोवाइड करेंगी तो ये इससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगी। सपोज करो 6% इंटरेस्ट चार्ज किया और यहाँ से इन्होंने फॉरेन कंपनी से ये 40 लाख का ये जो लोन लिया है यहाँ पे इनको पेमेंट करना है 5% इंटरेस्ट पे करना है। अब इस डेट फंड का जो इनकम हो गया वो 6 - 5 दिस इज इक्वल्स टू 1% इनकम हो गया। ये आपको एक मैंने ब्रॉडर कंसेप्ट बता दिया कि हुआ क्या। अब डिस्कस क्या करते हैं हम इसमें। पहला प्रोविज़न ये बोलता है आपका कि ये जब
फॉरेन कंपनी से डेट फंड ने लोन लिया तो ये उसके बदले में इंटरेस्ट जो है देगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फॉरेन कंपनी ने जो पैसे दिए हैं वो आपको फॉरेन करेंसी में ही हो। अगर वो INR में दिए हैं तो भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। पहला प्रोविज़न बोलता है कि ये जो इंटरेस्ट पे करेगा ना फॉरेन कंपनी को डेट फंड, उसकी जो टैक्सेबिलिटी होगी वो 5% पे होगी। साथ में इसके साथ साथ हमारे देश में अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो डेट फंड को जो भी इनकम आ रही है वो हम अंडर सेक्शन 1047 एग्जेम्प्ट कर देंगे। सो ये दो प्रोविज़न है आपके 194 LB में। LC जो है वो ये बोलता है इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट कंडीशन दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी इन फॉरेन करेंसी। ऊपर वाले में आपको कोई कंडीशन नहीं थी कि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो फॉरेन करेंसी में हो, बट LC आपको ये बोलता है कि बाहर से जो पैसा आ रहा है दैट शुड बी इन फॉरेन करेंसी। अगर कोई इंडियन कंपनी है या कोई बिजनेस ट्रस्ट है जो कि बोरो करता है किसमें, फॉरेन करेंसी में, किसी NR से या किसी फॉरेन कंपनी से बाय वे और थ्रू कैसे बोरो करना है, अंडर ए लोन एग्रीमेंट बिटवीन 1/7/12 टू 30 जून 23 तक। अगर इस टाइम पीरियड के बीच एक इंडियन कंसर्न या बिजनेस ट्रस्ट जो है वो एक लोन एग्रीमेंट करता है किसी फॉरेन कंपनी या NR से, तो उसमें वो जो इंटरेस्ट पे करेगा ना उस पर जो टैक्स रेट होगा वो 5% होगा। देखो ना कितना कंसेशनल, 5% बहुत कम है ना, तो 5% टैक्स रेट देके ये कंसेशन दे रहे हैं कि पैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ये पैसे आपको आसानी से मिल जाए। पिछले वाले में उन्होंने डेट फंड था, ज़रूरी समझा इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी डेवलप करना इंडिया में बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उन्होंने टैक्स रेट 5% रख दिया। यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि टैक्स रेट हम 5% कर देंगे अगर फॉरेन करेंसी में कोई इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट जो है वो लोन ले रही है इस टाइम पीरियड के बीच। दूसरा है बाय वे ऑफ इशू ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ड्यूरिंग 1/7/12 एंड 30 सितंबर 2014। ये तो टाइम पीरियड बीत चुका है, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर इस टाइम पीरियड में भी अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करके अगर आपने लोन लिया है तो भी उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका टैक्स रेट 5% हो जाएगा। ये एक तरीके से इरेलीवेंट है, बट बाय वे ऑफ, ये एक रेलिवेंट पार्ट है, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। अगर आपने यहाँ पे आप लोन ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आप लोन ले रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट मैंने बोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है कि आपने बॉन्ड इशू किया बाहर में NR को या फॉरेन कंपनी को बिटवीन 1/10/14 टू 30 जून 2023। इस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई बॉन्ड इशू किया, याद रखना ये इंटरेस्ट पेमेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड की इशू करने की बात हो रही है। तो अगर आपने हो सकता है 30 जून 2023 को ही मैंने कोई बॉन्ड इशू कर दिया और उस पर जो इंटरेस्ट है वो मेरा 2027 तक चलने वाला है, 2037 तक चलने वाला है, तो भी उस पर जो टैक्स रेट है वो 5% हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो टाइम पीरियड है दैट इज इशू ऑफ बॉन्ड है या इशू ऑफ मतलब बाइंडिंग ऑफ लोन एग्रीमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम पीरियड नहीं है। तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किया है बिटवीन दिस टाइम पीरियड तो उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा उस पर टैक्स रेट 5% हो जाएगा। जब हम लोअर टैक्स रेट रखेंगे ना तो जो NR है या फॉरेन कंपनी है वो इंटरेस्टेड हो जाएंगी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ब्रैकेट आपका बोलता है इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बॉन्ड वाला मैंने इसलिए बोला था कि दिस इज इरेलीवेंट नाउ क्योंकि एक नया टाइम पीरियड है। यहाँ पे देखो ना 30 सितंबर तक यहाँ पे रखा और 1/10/2014 से 30 जून 2023 तक यहाँ पे ला दिए, तो दिस इज मुझे हटा ही देना चाहिए था। एनीवे अगर 1/10/2014 से इस टाइम पीरियड के बीच अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो नॉर्मल बॉन्ड बोल रहा था बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को भी इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी इशू हो रहा है इस टाइम पीरियड में तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो इंटरेस्ट का पेमेंट पे जो टैक्स रेट होगा दैट वुड बी 5%। थर्ड पॉइंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2023, या फिर अगर कोई इंडियन कंसर्न या बिजनेस ट्रस्ट जो है वो रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड इशू करती है अप टू 30 जून 2023 तक, तो भी उस पर जो टैक्स रेट जाएगा वो 5% होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने शुरू की क्लास में आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आप RDB इशू करते हैं ना, एक टाइम पीरियड मैंने बोला था, आपको टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी है बट याद हो जाएगा। हर रोज़, नॉट एवरी डे, हाँ हर दिन अगर आप एक बार भी देखोगे ना ये जो टाइम पीरियड वाली 2-3 चीज़ें हैं तो आपको याद हो जाएगा। मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक्चुअली मैंने डाला भी है कि अगर RDB 17 सितंबर 2018 से 31 3 2019 के बीच में इशू होता है
तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हम, जिसको भी कर रहे हो, वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है। तो वैसे तो यहाँ पे ऊपर में 5% का टैक्स रेट दिया हुआ है और ये जो टाइम पीरियड है वो 30 जून 2023 तक है। बट अगर इस पीरियड में इशू हुआ है सितंबर 18 से लेके 31/3/2019 तक, ये 6 महीनों के लिए बोला जा रहा है कि अगर इस 6 महीने के लिए इशू हुआ होगा ना, तो आपको जो इंटरेस्ट होगा जो एनआर या फॉरेन कंपनी को मिलेगा, दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 194 LC शैल बी अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया वो सब के सब इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, मैंने यही बोला कि एग्रीमेंट अंडर अ लोन एग्रीमेंट, तो ये लोन एग्रीमेंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूव कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है, जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट रेफर किए गए हैं ऊपर, वो सारे के सारे आपके अप्रूवल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट पेबल बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इशू ऑफ एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड और रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड 1/4/20 to 30 जून 23 which is listed only on a recognized stock exchange located in any IFSC, tax rate shall be 4%। मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि ये 4% भी हम डिस्कस करेंगे, तो मैं जब बोलती हूँ ना, निश्चिंत रहा करो कि डिस्कस करेंगे मतलब करेंगे ही। दिस वन ओके, सॉरी या ये 4% का पार्ट जो है वो मैं अभी आपको डिस्कस करा रही हूँ कि या 1/4/20 से 30 जून 23 तक अगर कोई रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड इशू हुआ है और ये जो बॉन्ड का ये देखो, इंटरेस्ट पेबल बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इशू ऑफ एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड और रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड बिटवीन 4/20 to 30 June 23 which is listed ओनली ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC। अगर इस टाइम पीरियड के बीच अगर आपने कोई RDB या कोई बॉन्ड इशू किया जो कि लिस्टेड है IFSC में, वो आपका टैक्स रेट 5% से लोअर होकर के 4% हो जाएगा। अगर एक IFSC एज ए होल देखे ना, तो गवर्नमेंट इतने सारे प्रोविज़न लेके आई है कि आप ये कर लो टैक्स नहीं लगाएंगे, वो कर लो टैक्स नहीं लगाएंगे, या फिर एकदम लोअर टैक्स रेट पे 1%, 2%, 4%, 5% आप देख रहे हो, इतना कम टैक्स रेट कर दी है जस्ट टू प्रमोट IFSC। बट वी हैव टू स्टिल सी कि ये कहाँ लेकर के जाता है हमें, IFSC आगे बढ़ता भी है या नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेक्शन 194 LC। अब डिस्कस करते हैं 194 LD के बारे में। ऊपर में जो था हमने डिस्कस किया था, जो इनकम मिल रहा था, दैट इनकम वॉज रिसीव्ड बाय NR और फॉरेन कंपनी। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो इनकम मिल रहा है ना, जो भी हमने सिक्योरिटी इशू की है, तो जो इनकम मिल रहा है दैट इज़ रिसीव बाय FII एंड क्वालिफाइड। FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आई होप आपको पता होगा, एंड QFI मीन्स क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। इन दोनों को इनकम मिल रहा है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। LD जो है वो आपको ये बोलता है कोई भी इंटरेस्ट है जो कि पेबल है किसको, FII को या QFI को, इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन बिटवीन। अब ये FII या QFI ने क्या किया, 1 जून 2013 से लेकर 30 जून 2023 तक अगर किसी RDB में इन्वेस्ट किया है इंडियन कंपनी के, या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टाइम पीरियड 1/4/20 से 30 जून 23 तक है, और RDB का टाइम पीरियड 1 जून 2013 से लेके 30 जून 2023 तक है। तो अगर FII या QFI ने इस टाइम पीरियड के बीच किसी RDB में या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, और थर्ड पॉइंट एक हमारा और है 1/4/2022, अच्छा ओके सॉरी माय मिस्टेक, ये जो टाइम पीरियड है FII और QFI ने 1 जून 2013 से लेकर के 30 जून 2023 तक अगर किसी RDB में या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोलता है या फिर 1/4/20 से लेकर के 30 जून 2023 तक किसी म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। दो चीज़ें हैं, टाइम पीरियड 2 है, सिक्योरिटीज़ 3 है। पहले जून 2013 से लेकर के 30 जून 23 तक के बीच में RDB या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लाया गया है अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं, या फिर 1/4/20 से लेकर 30 जून 2023 तक आपको बोला जा रहा है अगर आप म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले को चाहते हैं एक्चुअली ये कि
टियर 2 टियर 3 सिटीज़ भी ना डेवलप हो, उसके लिए म्यूनिसपैलिटी को भी चाहिए ना फंड चाहिए। फंड के लिए ये बोल रहे हैं कि ये भी अब डेट इशू कर सकती हैं। तो अगर आप इस डेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो देन आपका टैक्स रेट जो है वो 5% हो जाएगा। और ये जो है ध्यान रखना कि ये एनआर या फॉरेन कंपनी के लिए नहीं है, ये एफआईआई या क्यूएफआई के लिए है। Interest payable by an Indian company or a business trust to a non-resident, including foreign company, in respect of RDB bond issued outside India during 17 to this. यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वही चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आरडीबी की जहाँ पे भी बात आती है वो प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, लेकिन हमें ये टाइम पीरियड ध्यान रखना चाहिए 17 सितंबर 2018 से लेकर के अगर 31 मार्च 2019 तक में कोई आरडीबी इशू होता है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट इंटरेस्ट वुड बी एक्सेम्प्ट। एक्सप्लेनेशन हमारा आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9(1) सबसेक्शन 5। ओके, नॉट सबसेक्शन, क्लॉज 5। देखो बोलता क्या है, इन केस ऑफ एनआर बीइंग पर्सन इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एनी इंटरेस्ट पेबल बाय पीई इन इंडिया ऑफ सच नॉन रेसिडेंट टू हेड ऑफिस और एनी पी ऑफ सच एनआर आउटसाइड इंडिया। ये समझो ये यहाँ पे पी है। अभी के लिए आई नो यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पी, बट मान लो कि कोई कंपनी है, एक लेमन लैंग्वेज में मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जिसका ब्रांच है इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे कोई एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, मैंने आपको बोला एक लेमन लैंग्वेज में मान लो, और ये पी जो है दिस इज पेइंग इन केस ऑफ एनआर बीइंग ए पर्सन इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ये यूएसए में जो है ये एबीसी कंपनी है और ये बैंकिंग बिजनेस में है, इसको ध्यान रखना। ये जो पूरा डील हो रहा है ये बैंकिंग बिजनेस में हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एनआर बीइंग पर्सन इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ये बीसी कंपनी जो है ये बैंकिंग बिजनेस में है। एनी इंटरेस्ट पेबल बाय पी इन इंडिया ऑफ सच नॉन रेसिडेंट, अगर ये पी इस नॉन रेसिडेंट को कोई भी इंटरेस्ट पे करती है, सपोज करो ये बोलती है कि मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ 20 लाख का टू सच नॉन रेसिडेंट टू द हेड ऑफिस और एनी पी ऑफ सच एनआर आउटसाइड इंडिया, या फिर ये बोलती है कि मैं अपने हेड ऑफिस को, यहाँ पे इसका हेड ऑफिस सपोज करो चाइना में है, या फिर मैं बोलती हूँ कि सिंगापुर में इसका एक और अदर पी है, ये जो पेरेंट कंपनी है ना यूएसए में एबीसी या इसी को मान लो जो भी ये एबीसी कंपनी ये जो है इसका एक और ब्रांच जो है वो चाइना में है डीईएफ करके। तो इन तीनों में से या तो हेड ऑफिस को या फिर किसी अदर पी को आउटसाइड इंडिया अगर ये कोई भी इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये इंटरेस्ट जो है ये ऐसा माना जाएगा कि ये इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। और जैसे ही हम इसको सेक्शन 9 में लेके गए कि अब ये इनकम से डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया बन गया, दैट मीन्स कि अब ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। and shall be chargeable to tax in India in addition to any income attributable to the P in India, and the P shall be deemed to be a person separate and independent of the NR person of which it is a P, and the provision of act relating to computation of total income, determination of tax and collection and recovery shall apply accordingly. देखो चलो यहाँ पे ये जो P थी ये इंडिया की P है, ओके। अब ये इंडिया के पी का 100 लाख रुपीस का इनकम हुआ। यहाँ पे मैंने मान लिया इसका हेड ऑफिस है, इसको इसने इंटरेस्ट पे किया 20 लाख। यहाँ पे एक सिंगापुर में एक और इसके पी है जिसको इसने इंटरेस्ट पे किया 40 लाख। और ये बोलती है, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मेरा इनकम था 100 लाख -40 -10 50 लाख को रिड्यूस, अच्छा 20 है ना, सॉरी 40 20 60, मेरा बचा इनकम 40 लाख रुपीस। नेट मेरा इनकम जो हुआ वो हो गया 40 लाख रुपीस। और अब मैं इस पर सपोज करो ये कंपनी मान लेते हैं ये पी जो है, और इस पर 40% का टैक्स रेट अब हम देंगे आपको। अंडरस्टूड। ये जो इंडिया में पी है उसने कहा। हमारा लॉ क्या बोलता है? हमारा लॉ बोलता है ऐसे हम नहीं मानेंगे। पहले तो सिंगापुर को और चाइना को जो भी मिला ना इनकम, उसको हम ये मानेंगे कि दैट इनकम इज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। और जैसे ही ये इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया हो गई, हम इस इनकम को 9(1) में कवर कर रहे हैं और ये डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो गई। अब ये टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। फर्स्ट पॉइंट, ये भी इनकम 40 लाख और 20 लाख टैक्सेबल हो जाएगा।
अब ये बोलते हैं कि इंडिया वाली जो पी है ना, ये एक अज्यूम मत करना कि ये 40 लाख यहाँ पे टैक्सेबल हो गया तो यहाँ पे हम लेस कर दे रहे हैं। दैट विल बी डीम्ड टू बी सेपरेट एंटिटी फ्रॉम पी इन इंडिया। यहाँ पे लास्ट लाइन यही लिखी हुई थी, to any income attributable to the P in India and P shall be deemed to be a person separate and independent। ऐसा मानेंगे जो इंडिया वाली P है ना, वो कम्प्लीटली सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है अपने हेड ऑफिस से या अपने किसी अदर पी से। तो ये 40 लाख इंडिया में टैक्सेबल होगा, ये 20 लाख भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, और इस इंडिया वाली पी का जो इनकम निकाला जाएगा दैट वुड बी 100 लाख। तो ये पूरा 100 लाख पहले हम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, उसके बाद ये 40 लाख और ये 20 लाख भी इंडिया में हम टैक्सेबल करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन। अब आगे का पार्ट जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सिंस गुड नाइट। रात के 9 बज रहे हैं, सो गुड नाइट।